Okay, I admitted all of the people. Just waiting for everybody to connect. Okay, a lot of people are here. Assalamu alaikum, sir. Thank you so Walaikum much assalam. for joining us. My name is Sarmad Hassan. I handle the media and press at PMC, and as everybody already knows, we're joined by Dr. Arshad Taki, who's the president of PMC. And the subject matter, sir, that we're going to be tackling today is that of the NLE. There have been a lot of questions, a lot of queries coming into our social media, to our official emails through the UAN as well. And I would like you to shed some light on some of the questions that the people have been asking. So I think let's sort of begin with the first and foremost question, which is basically, what is the NLE exactly, and why is it so necessary? So, Assalamu alaikum, Sarmad. Thank you very much. Thank you for inviting me, and thank you for the opportunity to talk to our bright young doctors. And if, with your permission, do we really have to stick to English? Can we नहीं, we can, switch our हम उर्दू भी कर medium to सकते हैं. Urdu? Because उसमें बिल्कुल सब बिल्कुल लोग comfortable भी होंगे, आराम से बिल्कुल सर. सवाल भी पूछ लेंगे और but anyway, कहीं पे किसी को ज़रूरत होगी तो clarify करने की तो I can switch to English. But बिल्कुल I would rather we speak the same language that all we speak in our everyday life because it बिल्कुल is about our everyday life issues. बहुत शुक्रिया सब लोगों का कि आपने हमें join किया. सबसे पहले तो ये है कि yes, I can understand your concerns. And I'm here to clarify them, clarify things, make sure that we all of us understand each other, and we get your point of view and you get our point of view. So welcome all of you. I'm ready for your questions, Sarmat. Okay. So, sir, to reiterate, the first question is obviously, what exactly is the NLE, the National Licensing Exam, and what does it entail? इसकी ज़रूरत क्या थी? इस पे अगर आप थोड़ा सा, if you could shed some light on this. जी, so सबसे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो रोल है वो है लाइसेंसिंग रेगुलेटर का, विच मीन्स कि वो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस का लाइसेंस देता है. जब आप किसी डॉक्टर को प्रैक्टिस का लाइसेंस देते हैं तो आप एक पब्लिक को एट लार्ज, सारी सोसाइटी को एक रीअश्योरेंस देते हैं कि ये जो डॉक्टर है ये एक सेफ डॉक्टर है, आप इसको दिखा सकते हैं, इस आप से ट्रीट करवा सकते हैं, जो जो कॉम्पिटेंसीज इस लेवल पे उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें जिनको के स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत नहीं है, वो एक डॉक्टर जो ग्रेजुएट डॉक्टर है फुली लाइसेंस्ड वो प्रोवाइड कर सकता है. सो एज लाइसेंसिंग रेगुलेटर हमारा प्राइमरी रोल वो लाइसेंस देना है. अब उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहली तो बात यह है कि 2020 के अंदर, पहले 2019 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना, फिर 2020 के अंदर ये एक एक्ट के जरिए बन गया और इस एक्ट के अंदर उसका एक कंपोनेंट था जिसका मतलब है कि एक्ट का कानून तकाजा करता है कि एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम लिया जाए. अब वो तो एक बात है. सो जब कानून ने कहा और हमें कि आपने इम्तहान लेना है तो वो हमें इम्तहान लेने, हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक रोल है जो हमें असाइन किया गया, जो हमें लेना है. अब अगला सवाल आएगा कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कि वो ये कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई. उसकी दो वजूहत होती हैं. एक तो ये है कि सब दुनिया में अब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो होते जा रहे हैं क्योंकि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एक्चुअली एक गारंटी होती है कि ये जो प्रैक्टिशनर है ये सेफ प्रैक्टिशनर है और वो लाइसेंस लेने वाला, जैसे कि आप, अब ये थोड़ी एनालॉजी के तौर पे भी दे रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको एक उस लेवल पे कंपेयर कर रही हैं, बट अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने यंग कोलीग्स के लिए, कि जब आप किसी ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो वो आपसे एक टेस्ट लेते हैं जिसके बाद आप कहते हैं, सर्टिफाई करते हैं दैट नाउ यू आर सर्टिफाइड टू ड्राइव. सो ये उस तरह ही है कि एक लाइसेंसिंग एग्जाम है जो सर्टिफाई करता है, जो लाइसेंसिंग रेगुलेटर ने लेना होता है. और ये लाइसेंसिंग जो एग्जाम है इसका जो नेचर है वो थोड़ा यूनिवर्सिटी के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो बड़ा क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको थोड़े देर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्लियर कर दूंगा.
अब हमें एक अब लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि हमें अभी इसी साल हम कह रहे हैं कि हमें लेना है? उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। 2013 के अंदर और बहुत अरसे से एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी तमाम दुनिया के अंदर कि मेडिकल एजुकेशन को किसी हद तक स्टैंडर्डाइज किया जाए। स्टैंडर्डाइज इसलिए किया जाए कि डॉक्टर्स की अक्रॉस द बॉर्डर्स माइग्रेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैवल बढ़ता जा रहा है, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, ट्रेनिंग्स के लिए। तो सम हाउ स्टैंडर्डाइज किया जाए। इसी प्रोसेस के अंदर एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन बनी, दो जिसमें कि दुनिया के तमाम मेन जो रेगुलेटर्स थे वो उसको बनाने में आगे आगे थे। इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने 2013 के अंदर तकरीबन एक डेडलाइन, एक टारगेट दिया 10 साल का कि इन 10 साल के अंदर अंदर जो तमाम रेगुलेटर्स हैं वो जो एक कॉमन स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के हैं उनके साथ कंप्लाई करके और अपने आप को उसके साथ रजिस्टर कर लें। तो जब आप वो रजिस्टर कर लेंगे तो अब वो 2023 के बाद उन्होंने उस वक्त डेडलाइन दी कि उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो जैसे कि आपके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं दूसरे मुल्कों के, बड़े मुल्कों के, जैसे जो मेन रेगुलेटर्स हैं जैसे ECFMG है, प्लैब है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एग्ज़ाम्स हैं, वो उन्होंने कहा कि जी हम उन एग्ज़ाम्स में उन्हीं मुल्कों के कैंडिडेट डॉक्टर्स को आने देंगे जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ 2023 तक लाइसेंस के साथ वो रजिस्टर हो जाएंगे। सो अब वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब हमारे सामने है और उस डेडलाइन के कुछ तकाजे हैं और उन तकाजों में सबसे बड़ा जो उनकी फंडामेंटल जो एक यार्ड स्टिक होती है वो ये होती है कि जी क्या ये रेगुलेटर अपने बनाए हुए जो रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, उनके ऊपर अमल करवाता है अपने इंस्टीट्यूशन को। वो इंडिविजुअल इदारों को नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि ये रेगुलेटर अपने बनाए हुए रेगुलेशंस के ऊपर कंप्लाई करता है या नहीं करता। सो हमारा अपना जब लॉ के अंदर है कि आपने ये एग्जाम कराना है तो वी हैव गॉट लिटिल काइंड ऑफ फ्रीडम टू से कि जी नहीं हम अभी नहीं कराएंगे, बाद में करा लेंगे, बिकॉज वी हैव टू मूव दैट एप्लीकेशन before 2023 and before moving that application we need to actually ensure that we are in compliance with all the requirements of WFME। ये एक चीज। दूसरी चीज वंस अगेन थोड़ी सी स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात है कि हमारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ पे हमें एक श्योरिटी हम चाहते हैं कि हम, और दूसरा एक पब्लिक को एट लार्ज हम कह सकें कि ये एक सेफ डॉक्टर है। और इतना ही कि इसका ऑब्जेक्टिव है दैट वी जस्ट वांट टू मेक टू असर्टेन एंड अश्योर द पब्लिक कि हमने एज लाइसेंसिंग रेगुलेटर ये इम्तहान लिया और हमने एक छोटा सा टेस्ट लेके और हमने सर्टन कर लिया कि दिस डॉक्टर इज अ सेफ डॉक्टर हु कैन प्रैक्टिस सेफली। सो ये एक बैकग्राउंड है थोड़ा जिसकी वजह से हम ये NLE को अनाउंस किया गया। ठीक है सर। एज अ लॉट ऑफ पीपल माइट ऑलरेडी नो, कुछ लोगों को नहीं पता कि पीएमसी एक्ट में ये ऑब्वियसली आया था, और वो जब पास हुआ था तो फिर उसकी आगे जाके इनकलकेशन हुई थी, उसको एक शक्ल दी गई थी जो अभी रिसेंटली हमने अनाउंस भी किया था विद द स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। अगला जो सवाल होगा सर वो ये होगा कि डज एवरी मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट नीड टू टेक दी NLE? इसमें कोई एग्जाम्पशंस हैं, इसमें कोई उस तरह का क्राइटेरिया है, इसमें कोई बाइफर्केशन है या नहीं है? जी, सबसे पहले ये सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है कि कुछ ग्रेजुएट्स को इसमें से एग्जाम्पशन दी जा रही है। और आई विल बी वेरी क्लियर कि वो सर्कुलेट कर रहा है कि जी आर्मी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स को एग्जाम्पशन है, फलां ग्रेजुएट्स को एग्जाम्पशन है। any doctor, and that is absolutely any doctor, any graduate from any institution within the country or abroad has to pass national licensing examination before getting a full license। ये एक क्लियर है, कैटेगोरिकल है। अब वो इसकी एग्जाम्पशन की जो तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जिस बेस को बेस बना के फैलाने की कोशिश की जा रही है, एंड आई कैटेगोरिकली से दैट दिस इज अ सिस्टमैटिक मिस कंसेप्शन एंड मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन जो कि हम जिसको बड़ा क्लियरली डिनाई करना चाह रहे हैं, नॉट सिर्फ डिनाई करना चाहते हैं बट कैटेगोरिकली बताना चाहते हैं कि ये एक डेलिब्रेट मिस इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि
लॉ के अंदर है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट जब पास करता है, दूसरे तमाम ग्रेजुएट पास करने के बाद सीधा हाउस जॉब करते हैं और हाउस जॉब खत्म करते ही उन्होंने फुल लाइसेंस उनको मिलता है, जो कि अब एनएलई के बाद मिलना प्रपोज्ड है। आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट जो है वो इस देखिए दरमियान के पीरियड में वो उनको पीएमए में जाके एकेडमी में एज कैडेट ट्रेनिंग करनी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट जो है वो अपनी कैडेट ट्रेनिंग करके फुल लाइसेंस लेके यूनिट में पोस्टिंग से पहले एनएलई पास करेगा। सो वो जो कैडेट ट्रेनिंग का पीरियड है जहां पे कि वो डॉक्टर के तौर पे नहीं बल्कि कैडेट को तौर पे ट्रेन कर रहा है, उस पीरियड के अंदर उसको वो एग्जेम्पशन दी जाए कि फुल लाइसेंस उसको डॉक्टर के तौर पे यूनिट में पोस्ट होने से पहले एनएलई पास करना है। दैट इज द लॉ। और क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इसी एक चीज को उठा के लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन डेलिब्रेट की कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स को ही एक्सेप्शन दी जा रही है। किसी भी कॉलेज के किसी ग्रेजुएट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाउ देयर इज वन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज कि आपने यहां से ग्रेजुएट किया या कहीं बाहर से ग्रेजुएट किया, अब आपने यहाँ नहीं काम किया, आप सीधे अमेरिका चले गए, आप सीधे इंग्लैंड चले गए, वहां जाके आपने बोर्ड्स कर लिए, बोर्ड्स पास करके आप वहाँ कंसल्टेंट हो गए, या आपने सीसीटी कर लिया और यूके में कंसल्टेंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए वहाँ कंसल्टेंट हो गए। वो मुल्क जिनको के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिन कंट्रीज की जिन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज करता है, वहां का जो कंसल्टेंट पे पहुंच चुका है पोस्ट ग्रेजुएशन करके, वो जब वापस आएगा, वो चाहे आप यहां से करके गए हो और वापस आना चाहते हैं, तो फिर हम आपको एक लाइसेंसिंग पाथवे 3 है जिसके तहत आपको एनएलई एग्जाम्प्ट करके डायरेक्टली एज कंसल्टेंट आपको लाइसेंस करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली द ओनली एक्सेप्शन एंड दैट मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, फॉर ओनली for people who have done postgraduate qualification become that entitles them to become a consultant in that country, and that also the countries that will be recognized by Pakistan Medical Commission, not every country. So that's the only exception. So I hope sir, that understood. that's clarified. Thank you so much. Some people just joined us. जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं reiterate कर देता हूँ कि there are no exceptions to giving the NLE. The only exception जैसे सर कह रहे थे वो licensing pathway 3 की है। अगर कोई PG qualification के साथ आता है तो फिर they don't have to give the NLE. PG करके recognized जो हम recognize करते हैं उसको अगर वो लेके आते हैं, Which means postgraduate पोस्ट ग्रेजुएट, qualification. बिल्कुल Okay. बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जो एनएलई का स्ट्रक्चर और सिलेबस है इसको किस तरह बनाया गया? व्हाट बॉडी वाज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग इट इनटू बीइंग, और उसके बाद जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट। जी मैं क्लैरिफाई कर दूं इसको भी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये once again that is in the law. According to the law, the academic board, National Academic Board, is responsible for formulating the syllabus and curriculum of all the exams, which includes and MDCAT, National Licensing Exam. Process कुछ इस तरह से है कि मेडिकल नेशनल एकेडमिक बोर्ड ये सिलेबस फॉर्मुलेट करता है और बना के रेकमेंड करता है, जिसको कि काउंसिल के पास भेजा जाता है, काउंसिल उसको अप्रूव करती है। इस एकेडमिक बोर्ड के अंदर तमाम प्रोविंसेस के अंदर से वहाँ के यूनिवर्सिटीज के डीन्स और वाइस चांसलर्स और सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट जो कि उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने नॉमिनेट किए होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं। इस वक्त जो बोर्ड, करंट बोर्ड जिसने ये सिलेबस बनाया है, उसके अंदर 17 मेंबर्स थे। दे ऑल आर डीन्स एंड वाइस चांसलर्स फ्रॉम और CFPC कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स के प्रेसिडेंट, और ये सब लोग थे जो उसमें मौजूद थे। उन्होंने आगे कमेटीज बनाई। Those committees met for 45 days, had long number of meetings, and then they incorporated, actually co-opted multiple committees of subject specialists जिन्होंने मिलके बनाया। थोड़ा सा मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई कर दूं। What you see there and what you see which looks very very intimidating, daunting, is the syllabus. ठीक है? Yeah, sure. You have a question, please type that question और उस question को हम ले लेंगे।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई कैन हियर दैट जी। ओके, सो वो ये व्हाट यू सी इज दैट सिलेबस, दैट इज दैट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि इन टॉपिक्स में से आएगा। what we are to clarify for you in coming days is not उसी टॉपिक के अंदर देखें, यही सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हैं, इन्हीं टॉपिक्स में आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपके फेलोशिप के एग्जाम्स भी होते हैं, बिकॉज दे आर द सेम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अगर अगली अगली चीज होती है कि इस एग्जाम का, इस टेस्ट का स्कोप क्या है, व्हाट डज दिस वांट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। और इन वन सेंटेंस the scope is very fundamental, and that is this doctor a safe doctor? So purely पेशेंट सेफ्टी के स्कोप से कि जो फंडामेंटल आपके पेशेंट केयर के स्टेप्स हैं जो एमबीबीएस के लेवल पे आपसे करवाए जाते हैं, जो आपको कराए जाते हैं हाउस जॉब के दौरान, उसके दौरान आप पेशेंट मैनेजमेंट पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लेवल पे हैं, उस लेवल पे कैन यू प्रैक्टिस दोज थिंग्स सेफली? ये इतना एक इसका स्कोप है। सो इसके अंदर डोंट गो बी इंटिमिडेटेड बाय दैट daunting list. It is just the questions would be aimed at, and the test would be aimed at that very fundamental issue of ensuring that the doctor is a safe doctor. और इसका आगे हम जैसे जैसे इसके लर्निंग आउटकम्स आपको क्लैरिफाई कर देंगे, क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस कर देंगे, तो आप लोगों को उसके बारे में क्लैरिटी भी होती जाएगी। Our responsibility is to ensure patient safety as regulator, और वही चीज हम असर्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। उसके ऊपर आपने थोड़ी सी क्लैरिटी भी दे दी है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एज यू ऑल नो मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैल रही थी, सोशल मीडिया पे भी, मास मीडिया पे भी, वैसे भी। तो क्लैरिफाई हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अभी रिसेंटली पीएमसी ने अनाउंस किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, और उसके साथ साथ एनएलई का भी, एमडी कैट का भी। खैर एमडी कैट का तो हम इतना वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एज फार एज दी एनएलई इज कंसर्न सर, उस वो जिस तरह से कंडक्ट होगा, जो मोडालिटीज होंगी, जो मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी, उसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा? सो फर्स्ट स्टेप 1 जो है वो बेसिकली एसेंशियली थ्योरी है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगी। अब उसमें दिस इज इंशाल्लाह गोइंग टू बी अ लैंडमार्क, जो हमारा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, इसलिए कि फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए जब आप अपने आप को करते हैं, तो एक हमने रेंज ऑफ डेट्स दी है, और इसी तरह जिस तरह आप रजिस्टर करते हैं नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के, उसमें उसके मुताबिक आपके जो एड्रेसेस हैं, और उसके मुताबिक एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह लोगों की है, उसके हिसाब से हमने कुछ सिटीज सेलेक्ट की हैं, और उसके अंदर हम सेंटर्स करेंगे। माइंड यू देखें, हर जगह सेंटर बनाना, उसको कंडक्ट करना की ये कॉस्ट होती है। सो उसके लिए हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्लस्टर्स हैं जहाँ पे कि आप लोग कन्वीनियंटली दे सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन होगी बिटवीन गिवन नंबर ऑफ डेज के, उसमें से आप अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट कर सकें, अपना मर्जी का, होपफुली सुबह और शाम होगा तो अपनी मर्जी का सेशन सेलेक्ट कर सकें। और वो ऑब्वियसली जिस आपने सीक्वेंस में आपने रजिस्टर किया होगा, उसी क्यू के मुताबिक आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो जो अर्ली जो रजिस्टर करेंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इन सिलेक्टिंग देयर सेंटर एंड देयर डे। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यू विल हैव अ लैपटॉप, अ स्क्रीन देयर। वो सबसे पहले आपको फेशियल रिकग्नाइज करके वो आपको कंफर्म करेगा। उसके बाद आपके सामने आपका टेस्ट खुलेगा, एक सर्टेन नंबर के लिए आपको टेस्ट दिया जाएगा। वो टेस्ट जो है हर वो ऑन द सेम क्वेश्चन बैंक हर स्टूडेंट का एक यूनिक टेस्ट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस को वो इस तरह शफल करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो विद इन द सेम टॉपिक्स, और वो एक फेयरनेस के सामने रखते हुए। एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, होपफुली 30 मिनट्स के अंदर, हम आपको आपका रिजल्ट दे देंगे कि आप यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक योर रिजल्ट्स। सो एक चीज तो ये है, क्योंकि इस बार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए उसका क्लिनिकल भी है, तो जो लोग पास कर लेंगे वो उसके बाद दोबारा रजिस्टर करेंगे फॉर द सेम फी। आपका दोबारा से आपको असाइन कर दिया जाएगा क्लिनिकल। सो ये तो एक फॉर्मेट है।
अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है और वो सारा हमारे पास डेटा आ रहा होगा, उस डेटा को हम एनालाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि स्टूडेंट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज है जो एरियाज ऑफ वीकनेस हैं, उन एरियाज को हम आगे अब उन कॉलेजेस को, उन यूनिवर्सिटीज को भी बता सकते हैं कि आपका स्टूडेंट प्रेडोमिनेंटली इस एरिया के अंदर जो है वो थोड़ा सा लार्ज नंबर ऑफ देम आर नॉट डूइंग सो वेल। सो हर क्वेश्चन जो है हमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, नॉट जस्ट अबाउट दैट वन स्टूडेंट, बट अबाउट द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग एंड ऑल दैट द रीजंस फ्रॉम दे आर कमिंग। सो आइडिया कंप्यूटर बेस्ड करना का ये है कि ये एग्जाम ना सिर्फ ये है कि आपके लिए, हमारे लिए पेपर बेस्ड एग्जाम्स की उससे निकल के और हम एक मॉडर्न डे एग्जामिनेशन सिस्टम जिसमें ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है वो कर सकें, बल्कि ये एग्ज़ाम जो है वो उसका एग्ज़ाम एनालिसिस जो है हमें वो इंफॉर्मेशन दे सके जो आगे फर्दर कोचिंग के लिए भी काम आता है। सो दिस इज ऑल a new concept which is being practiced by in all the standardized tests all over the world, but पाकिस्तान में नहीं आया था, हम इंशाल्लाह इसको ला रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आपने एक और एस्पेक्ट ऑफ द एनालिसिस के ऊपर क्लैरिटी काफ़ी दे दिया आई बिलीव। सर इसके अलावा आई थिंक द बर्निंग क्वेश्चन अब एक है जिस पे थोड़ा सा मैं आना चाह रहा हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग व्हाई 70%, 70% का पासिंग क्राइटेरिया क्यों रखा गया, इसके पीछे रैशनल क्या थी? जी और इसमें आई थिंक थोड़ा सा हम ये भी स्ट्रक्चर के हिसाब से और उस तरह से भी थोड़ी सी इनको मजीद इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी हो सकता है। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि 70% का क्राइटेरिया क्यों रखा गया उसके अंदर? और वाकई, और आप फिर ये भी कहेंगे कि जब फाइनल ईयर के एग्जाम में 50% है तो यहाँ 70 करके तो आप इसका मतलब है फेलियर का चांस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल So सर। that would be the kind of question जो at which या every candidate would tend to ask कि आपकी नीयत क्या है। So मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि नीयत क्या है, कि जैसे हमने पहले कहा कि the whole concept is to ascertain that this is a safe doctor. So वो जो क्वेश्चन डिजाइंड है वो भी उसी लिए है कि जब आपका फाइनल ईयर वगैरह का एग्जाम होता है तो उसके अंदर बहुत सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, वो डीप थ्योरी और उस किस्म की चीजें पूछी जाती हैं, जहाँ पे के बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के लिए वो को लेवरेज दी जाती है कि अच्छा ठीक है, इस लेवल की ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स विच में गो ऑन टू डिफिकल्टी जो बाज़ औक़ात पोस्ट ग्रेजुएट के बॉर्डर पे आ जाती है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये बाद में सीख लेगा। जब आप पेशेंट सेफ्टी करने के लिए, सर्टन करने के लिए कोई आप कर रहे होते हैं, टेस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप ये सोच के डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये वो चीज़ें हैं जो कि एवरीडे लाइफ में इस डॉक्टर को नज़र आनी है, और अगर इन चीज़ों को इन्होंने ठीक ना मैनेज किया तो दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स लाइफ, पेशेंट्स वेल बीइंग, पेशेंट्स may be harmed because of these. So because we are looking at those areas where the process of our care, if not conducted properly, can result in harm to the patient, so इसलिए हम उसके अंदर लेवरेज थोड़ी कम कर देते हैं। और मैं उसके अंदर कई छोटी छोटी आपको मिसालें देके भी बता सकता हूँ कि आप और ये वो चीज़ें हैं, मिसालें हैं कि जो यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर हमारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, जिनकी वजह से हम जिससे फीडबैक की वजह से हमने फील किया कि ऐसा एग्जाम होने चाहिए एज लाइसेंसिंग रेगुलेटर्स, के जैसे कि किसी ने एक पेशेंट को एक मसल रिलैक्सेंट इंजेक्ट कर दिया, ये सोच के कि इससे पेशेंट काम हो जाएगा, अब क्योंकि वो एजिटेटेड है। अब that muscle relaxant paralyzed the patient. So anyone doctor who does not know कि मुझे वो दवाई नहीं देनी जिसके बारे में मुझे ये ना मालूम हो कि उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी है, तो उस किस्म का अगर सवाल आप नहीं कर सकते तो वहाँ पे then that will can result in harm to the patient. So ये वो situations होती हैं, और इस किस्म के सिचुएशंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से आप इस लेवल पे जाके थोड़ा सा पास परसेंटेजेस को थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ आप वो इतना फ्रीडम अपने आप को नहीं देना चाहते, और आई एम श्योर कि हम डॉक्टर्स भी नहीं देना चाहेंगे कि हम वो गलतियाँ वहाँ जा पे के करें पेशेंट्स के जिनका पेशेंट्स के ऊपर हार्म हो। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो इसका मतलब मैं दूसरे लफ्जों में ये कहता हूँ कि
if it is 70%, then the test would be designed accordingly कि उसका डिफिकल्टी लेवल जिसको आप कहते हैं वो इस तरह का ना हो कि आपके लोग 70% ना ले सकें. सो जब हम आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे उसी किस्म की रखेंगे कि हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आप सेफ डॉक्टर हैं. जी सर, थैंक यू. सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बीच में हो गई थी. थैंक यू फॉर शेडिंग लाइट ऑन दी 70% क्राइटेरिया जो उसके ऊपर है. सर, वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस जो पूछे भी जा रहे हैं हमसे. तो जी प्लीज. उनमें से आई थिंक थोड़ा सा मैं आपसे सवाल आपकी तरफ उनको कर देता हूँ, रिले कर देता हूँ. एक सवाल है फ्रॉम अ सर्टेन ग्रेजुएट जो चाइना से, लिस्ट ए यूनिवर्सिटी से. वो कह रहा है कि जुलाई 1 2021 में वो ग्रेजुएट होगा. तो उसका ये सवाल है कि वो एनएलई के लिए रजिस्टर कर सकता है और पीआरएमपी के लिए अप्लाई कर सकता है ऑन स्कैन्ड कॉपीज, या फिर इस तरह से अगर उसका अभी तक नोटराइज नहीं हुआ, अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उधर से प्रोसेस नहीं हुई थ्रू हार्ड कॉपीज, क्योंकि अभी तक हार्ड कॉपी यहाँ तक पहुंची नहीं है आई थिंक. तो ये पूछना चाह रहा है कि नोटराइज और इसकी मतलब कोई ऐसा है भी. आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि अब जो हमारा लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसके लिए हम कोई नोटराइज्ड कॉपीज भी नहीं मांगते, हम कोई हार्ड कॉपीज भी नहीं मांगते. अब जब किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी जो लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी है उसका रिजल्ट आ जाता है तो हम अब उनसे यूनिवर्सिटी से एक तो कह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के है चाहे पाकिस्तान के बाहर की वो जो यूनिवर्सिटी जिसको आपने उस लिस्ट में डाला है, और वहाँ का एक स्टूडेंट हमारे पास आके कहता है कि मैंने ये पास कर लिया, ये मेरा दिस इज दैट पीस ऑफ पेपर विच सेज आई हैव पास्ड. सो immediately our licensing department sends a letter, an email to that university, kindly share the list of your graduates from Pakistan. वो जब लिस्ट हमारे पास आ जाती है तो दैट लिस्ट इज अ कॉन्फर्मेशन कि आप आ गए, जिसकी बेसिस पे अब हम, और अगर किसी स्पेसिफिक हो तो हम स्पेसिफिक उस कैंडिडेट का भी हम ईमेल करके गए. सो द एंटायर कॉरेस्पॉन्डेंस नाउ इज ऑन ईमेल, दैट इज ऑन द ऑफिशियल ईमेल प्रोवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कि हमारा ये ईमेल इस्तेमाल होगा इस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए. सो वहां से हम कॉन्फर्मेशन लेते हैं. सो देयर इज नो नीड फॉर नोटराइज्ड कॉपीज, देयर इज नो फर्दर नीड. सो ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी हमारी ईमेल का के जवाब में हमें कॉन्फर्मेशन दे दे, and that's when we provide them with a provisional to go and sit in the NLE. ठीक है, थैंक यू सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इंडिविजुअल है यहाँ पे, इन्होंने सवाल ये पूछा है कि उन्होंने हाउस जॉब अगर दो डिफरेंट हॉस्पिटल से की हो, एक में अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड एलाइड रोटेशन एक में किया और दूसरे में सर्जिकल एंड एलाइड रोटेशन दूसरे से किया, तो मतलब वुड दैट बी परमिसिबल? इज दैट मतलब उसमें कोई इश्यूज तो नहीं होंगे टुवर्ड्स देयर कंप्लीशन फॉर द हाउस जॉब? अभी तक तो ये आई थिंक एक्सेप्ट हो रहा था और चल भी रहा था. हाउस जॉब के बारे में कुछ थोड़ा सा ये मैं जो एक्सक्यूज मी, इससे पहले जवाब देने में एक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट सेज माय माइक इज म्यूटेड. ऑफ कोर्स योर माइक इज म्यूटेड. सो अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप उसको पोस्ट कर दें एज अ मैसेज और उसको वो पूछ लेंगे. सो एंड चैट, so is your chat disabled? Sarmad वो कह रहे हैं मेरी chat भी disabled है. So can you ask him to allow him to post his question? सर मैं वो कर दूंगा. अभी ये जो थोड़े से जी क्वेश्चन इस जो सवाल रहते के हैं इसके बिल्कुल बाद जी Q&A. इसका जवाब ये है कि इस वक्त यस, मूविंग फॉरवर्ड हाउस जॉब के बारे में भी कुछ थोड़ी सी हम कर रहे हैं कि हाउस जॉब्स जो हैं वो इस तरह ना हो, बल्कि हॉस्पिटल्स जो हैं उनको हम उस सिस्टम के अंदर ला रहे हैं कि हमें वो एक एक यूनिट में बेशुमार हाउस ऑफिसर्स ना हो. हाउस जॉब को भी एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर लाया जा रहा है. बट एट दिस मोमेंट यस, जो आपका हाउस जॉब का सर्टिफिकेट होगा वो वहां से, अगर दो से आपने कर लिया है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बशर्ते कि वो दोनों हमें वेरीफाई कर दें कि आपकी हाउस जॉब कंप्लीट है. ठीक है सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सर इंटरनेशनल एनएलई के जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं जी वो उनकी अनाउंसमेंट कब होगी, और वो सॉर्ट ऑफ किस तरह से वो प्रोसीजर जो है वो कैरी फॉरवर्ड
होगा? जी हमें जब अब 15 जुलाई या सब्सिक्वेंटली फ्यूचर के अंदर भी जब हमारी जो वो डेट होगी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस, क्लोजर ऑफ एप्लीकेशंस, जब हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हमारे पास उन कैंडिडेट्स जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आ जाएगी. So based on that geographical location, we will then decide on the most convenient place closest to them, जिससे कि जहाँ पे वो जाके कर सकें. So that really depends on अगर कोई एक कैंडिडेट हैं और वो कहते हैं कि जी मैं तो साइबेरिया से अप्लाई कर रहा हूँ, आप साइबेरिया में मेरे लिए सेंटर बनाएं, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाएगा. However, based on the number of applicants, we will find the most convenient, uh, logistically possible geographical location where they can come and appear for their NLE. So वो ठीक अब जैसे इस बार है तो 15 जुलाई के बाद हम वो सेंटर्स डिसाइड कर लेंगे और उनको कम्युनिकेट कर देंगे. ठीक है सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, वो ये है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द एनएलई गोइंग टू बी कंडक्टेड पर ईयर, जी एंड आगे इसकी एक्सटेंशन ये थी, इज इट पॉसिबल टू होल्ड इट 4 or more times in a year? जी लॉ मैंडेट से ट्वाइस अ ईयर, बट जो हमने अब ये द सिस्टम दैट वी आर पुट इन प्लेस, that's what we are aiming for, inshallah, to hold it 3 and most likely aim it to hold it 4 times a year, that if god forbid anyone does not make it, it should not result in their waste of time. They can then immediately uh, uh, appear for the next one. What we are hoping for is that with the bright kids that they are, uh, anyone who just kind of does not make it would be probably a little stroke of bad luck, and they can go on and take it in little time. And hopefully that's what we are looking at. It would not be a problem, should not be a problem holding it thrice a year as soon as we get the logistics in place, and even 4 times a year, because उसका डिजाइन जो इस किस्म का हो गया है तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा. बट कानूनन हम 2 साल में 2 बार करवाने के पाबंद हैं. ओके सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक प्रैक्टिस टेस्ट भी अनाउंस किया गया था. पीपल आर आस्किंग अ लॉट अबाउट दैट कि अगर वो थोड़ा सा फॉर्मेट और इस तरह से टू गेट बेटर एक्वेंटेड विद दैट, तो उस तरह उसकी क्या मोडालिटी है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है कि वो प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं, और सो ये किधर अवेलेबिलिटी? जी. दो चीजें होंगी. एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक मॉक टेस्ट. जो आप जब रजिस्टर होते हैं एग्जाम के लिए, तो ये दोनों चीजें आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह. पहले के हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज डाल देंगे कि आप वो वेबसाइट पे जाएं, वो एमसीक्यूज देखें, उनको एमसीक्यूज कर लें, आपको मालूम हो जाएगा स्कोप क्या है, प्रैक्टिस क्या है. सो इफ यू हैव डन देम इनफ एंड यू हैव गॉन थ्रू दोस एमसीक्यूज, then you are looking at the main questions being on the same kind of pattern. Second, एक मॉक ये प्रैक्टिस टेस्ट को हम कहेंगे मॉक टेस्ट, बिकॉज आप रजिस्टर करते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको वो डेट मॉक टेस्ट की लेते हैं. यू गो देयर इज द सेम एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट में उसी तरह आपके सामने टेस्ट खुलेगा, उसी तरह आप उसको कर लेंगे, ताकि वो जो उसका कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट, और वो आपके लिए इंटिमिडेटिंग ना हो जिस दिन आप अपना असल टेस्ट करने जाएं. और सेकंड, जब आप वो मॉक टेस्ट कर लेंगे तो आपको पैटर्न के बारे में, अपनी टाइमिंग के बारे में, वो चीज़ों के बारे में भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. सो हाउ डू आई प्लान माय टेस्ट, वो मॉक टेस्ट होगा जो कि उसी तरह होगा जिस तरह के एक्चुअल टेस्ट होगा. सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फी पैकेज कि आप एक मॉक टेस्ट भी दे सकें. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. इसके अलावा वी हैव अनदर क्वेश्चन कि अगेन, एक तो ये हो गया एग्जाम्पशन कोई एनएलई की होगी नहीं, देयर इज गोइंग टू बी जी नो वो जी एग्जाम्पशन फ्रॉम द वो मैंने एनएलई. क्लैरिफाई कर दिया. वो जी आपने क्लैरिफाई क्लैरिफाई. कर दिया था, पाथवे 3 का बता दिया था. उसके अलावा सर, लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव एनएलई पार्ट 2 दिस ईयर, बट फॉरेनर्स आर. इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि रैशनल उनको चाहिए, तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि लोकल ग्रेजुएट्स, फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं, आई मीन वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, वो सब कुछ हमें, आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर देयर हार्ड वर्क, बट द फैक्ट इज दैट we, in case, and I am not challenging
any particular institution, but the fact of the matter is that we need to be a little more certain about their skills as well when we are before licensing them. Because in any case, local graduates के बारे में हमें we know the environment और हमारा हम सभी मालूम है. So वहाँ पे इसको मैं discrimination नहीं कहूँगा, because somebody who has graduated in those from those institutions which are directly under our control would certainly be treated slightly differently from those who went and selected their own institution anywhere in the world. So जहाँ पे उनके पास वो freedom था, तो उस freedom की थोड़ी सी आपको हट के cost भी देनी पड़ती है कि जब आप वापस आते हैं. तो अब मुझे नहीं मालूम अब हमने ये तो पहली बार है कि हमने उनके लाइसेंसिंग पाथवेज या कैटेगरीज बनाई. इससे पहले तो you could have gone to any college. So that's where we feel that in order to ensure patient safety, हमें जो कुछ basic essential skills हैं उनको भी हमें test कर लेना चाहिए. So that's the reason that we are having it. For local graduates के लिए we will this year we are not having it, and then we'll organize accordingly. Thank you, sir. The next question comes in, and the individual ये पूछना चाह रहे हैं कि UK MLA अगर किसी के पास है या फिर US MLE किसी के पास है, उसने तीनों स्टेप उसके पास कर लिए हैं, NLE उनको फिर भी देना पड़ेगा? और अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हों, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का प्रूफ और ये सारा कुछ वो लेके आते हैं, NLE उनको फिर भी देना पड़ेगा पाकिस्तान में? I'm afraid देना पड़ेगा, इसलिए कि जो ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है ना, इसकी एग्जाम्पशन तो हम at some point in time we are aiming कि हम इन लोगों के साथ bilateral basis पे negotiate करें कि हाँ जी ठीक है, now our national licensing exam has reached that standard कि आप हमें exception दे दें, हम आपको exception दे देंगे. We cannot go on giving them exceptions without they giving us some exceptions in return. So at some point in time, probably we may give them that exemption. When we reach that stage, when they are giving us those exemptions. So इस वक्त तो yes देना पड़ेगा. ठीक है सर. और इसके अलावा let's see the queries that are coming in. जो डॉक्टर मौजम जो बार बार कह रहे थे कि वो उनको नहीं मिल रहा, तो उनको प्लीज एक्सेस दें, चाहे उनका माइक अनम्यूट करके उनको बोलने दें जो कहना चाहते हैं, एक दफा शॉर्ट क्वेश्चन या जो भी करना है कह लें. तो आई थिंक जस्ट गिव हिम अ चांस टू स्पीक और राइट हिज क्वेश्चन, जो भी आप अप्रोप्रिएट समझते हैं. माजम, आप मुझे डायरेक्टली, मैंने आपको आई थिंक मैसेज भी अभी किया था, डायरेक्ट मैसेज, अगर आप मुझे भेज सकते हैं. नहीं, आप टाइप करके अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उस तरह उसको मैं अकोमोडेट कर लूंगा. अभी एक और सवाल मुझे आया था which I want to sort of address as well. Somebody was inquiring from India actually कि is it going to be possible for the exam to be conducted in India as well if they wish to sort of पाकिस्तान में वो अगर करना चाहते नहीं करना चाहते. हमने जैसे डिस्कस अभी किया था कि इंटरनेशनली हमारे होंगे सेंटर्स. See, the point is that I don't know the diplomatic and all those logistic things about, but at some point I would love to if there are enough candidates to hold it anywhere in the world. ठीक है सर. उनको इस लिस्ट में डायरेक्टली आपको मैसेज जी माज़म, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको एक सेकंड, लेट मी ट्राई टू फाइंड यू. जी एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ कहना चाहते हैं जी. Yeah, can the admin unmute and say whatever wants to say? एक सेकंड, मैं जी सरमद, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ कहना चाहते हैं. He is raising his hand. अच्छा, उन्होंने अपनी स्लाइड एक बना ली है. हाँ जी. ओवरसीज कोटा फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. जी मैंने पढ़ लिया जी, पढ़ लिया. पहली चीज आपको हमने इसके अंदर 2-3 चीजें थी. पहले तो ये है कि आई थिंक वी नीड टू गो बैक एंड से कि तमाम लोगों को मेरिट पे दाखिल होना चाहिए. फर्क सिर्फ यहाँ था जो हमारे नज़दीक जो ज्यादती हो रही थी ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ,
वो ये थी कि उनको उनसे फीस ले ली जाती थी एज फॉरेन नेशनल्स या समवेयर इन बिटवीन फॉरेन नेशनल्स एंड पाकिस्तानीज। सो हमने ये कहा है कि आइंदा से तमाम लोग जो पाकिस्तान पासपोर्ट पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, और वो हमें इसलिए एक बात लास्ट ईयर करना पड़ा कि क्यों जिन लोगों ने एसएटी दिया था इंस्टेड लीव ऑफ एमडी कैट, तो हमने कहा जी ठीक है हम उनको अकोमोडेट कर लेते हैं बिकॉज एंड ट्रीट देम एज फॉरेन नेशनल्स। सो इस साल फॉर द पर्पस ऑफ फी आप लोगों का फी स्ट्रक्चर वही है जो पाकिस्तान का है। सो आपको कोई वो अलहदा डॉलर्स में या ज्यादा या फी नहीं देना पड़ेगी। और सो इसी की आगे एक्सटेंशन है। The point is that Mazum साहब, it's not a time for cross questioning क्योंकि वो एक नेवर एंडिंग सर्कुलर डिबेट हो जाएगी। बट मैं अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दूं कि हम इस वक्त चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स मेरिट के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर दाखिल हों। आपका एक उसके ऊपर से होगी कि जी उनके ए लेवल्स की और एफएससी की इक्विवेलेंस के बारे में। अब वो पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ए लेवल्स करते हैं, दे आर इन अ सॉर्ट ऑफ अ डिसएडवांटेज। दैट मैटर इज बीइंग काइंड ऑफ डिस्कस्ड आई एम श्योर एट सम क्वार्टर्स कि उसको बारे में देखा जाए। बट हम ये फील करते हैं कि जो ये ओपन मेरिट का कॉन्सेप्ट है इसको हमें रखना चाहिए क्योंकि, और दूसरा अगर आप देखें तो बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के तहत भी कोटास को कहा है कि जी कोटास आप नहीं रखें। सो वी आर मेकिंग दोज डिसीजंस इन दैट स्पिरिट। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट। बट उसके साथ हमने उसकी एक्सटेंशन यही की है कि उन लोगों से आप ज्यादा फी भी नहीं चार्ज कर सकते, आप उनसे फी भी वही चार्ज करें जो तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। सर क्वेश्चन एक आया है मिसबा बीवी से। वो कह रही हैं कैन वी गिव आवर एनएलई ड्यूरिंग आवर हाउस जॉब? दैट्स अ वो क्वेश्चन दैट श्योर श्योर श्योर, आप किसी भी स्टेज पे बिफोर फिनिशिंग योर हाउस जॉब आप दे सकते हैं। हमने तो ये कहा है कि आप अपना हाउस जॉब खत्म करने से पहले पहले दे दें ताकि आपको जब हाउस जॉब खत्म हो तो आपको फुल लाइसेंस के लिए इंतजार न करना पड़े। दैट चॉइस इज योर्स। आई मीन आप यू कैन अपीयर फॉर योर फर्स्ट एनएलई। सर द बर्निंग क्वेश्चन एक और भी था जो हमसे थोड़ा सा मिस हो गया। आई विल गेट बैक टू इट राइट नाउ। ये हमने काफी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिएटरेट किया था, जब फेसबुक लाइव भी हुआ था। एवरीबॉडी गॉट अ चांस टू गेट एन आंसर फ्रॉम वीपी एज वेल। सर हाउस जॉब का पेड होना, पेड हाउस जी जॉब होना, एंड लाइक अगर हाउस जॉब पेड नहीं है तो उस केस में व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? इस पे थोड़ा सा लोग क्लैरिटी मांगना चाह रहे हैं। अभी भी मुझे इत्तेशाम जफर साहब का मैसेज आया था चैट में। हाँ, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर दूं। हाउस जॉब देखें, पहली बात है कि लॉ कहता है कि हर कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने ग्रेजुएट्स, उस साल के ग्रेजुएट्स को पेड हाउस जॉब दे। उसके साथ लॉ ये भी कहता है कि अगर वो अपने ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब पेड नहीं दे सकते तो फिर कहीं जहां पे वो जॉब कर रहे हैं उनको उस वहां पे उनकी सैलरी ये देंगे। अब नेचुरली कोई भी कॉलेज ये नहीं कहता कि जी मैं पेड हाउस जॉब नहीं दे सकता। हो क्या रहा है कि रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जिन इदारों से उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है फॉर व्हाट मल्टीपल रीजंस, वो वहां पे हाउस जॉब करने के बजाय कि जी मैंने दूसरे शहर में था तो अब मैं वापस आ जाता हूँ, वो आके दूसरी जगह पे हाउस जॉब कर लेते हैं। अब जब वो दूसरी जगह पे हाउस जॉब करते हैं तो वो जो उनके अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको क्योंकि प्रायोरिटी होती है तो वो प्रायोरिटी में इनको जॉब नहीं मिलती, ये ऑनरी हाउस जॉब्स कर लेते थे। सो हमने पहले तो ये कहा है कि जी, सो इसलिए पहला तो ये है कि पेड हाउस जॉब हर स्टूडेंट का राइट है, उस इदारे ने देनी है जिसने कि उनको ग्रेजुएशन कराई है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कहीं पे भी चला जाऊं और मैं क्लेम करूं तो पेड हाउस जॉब मेरा राइट नहीं बनता, बिकॉज नाउ आई देन हैव टू फाइंड अ पेड जॉब। क्योंकि जितने इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे हाउस जॉब के लिए रिकग्नाइज्ड हैं। सो यू मे गो फाइंड अ पेड हाउस जॉब देयर, बट देन इट डज नॉट बिकम योर एंटाइटलमेंट, देन यू हैव टू फाइंड इट। एंटाइटलमेंट आपकी आपके अपने कॉलेज में है जहां से आपने ग्रेजुएट किया। सेकंड, अब हमने इस तरफ ये एक लॉ भी आ गया कि जी आप ऑनरी हाउस जॉब नहीं कर सकते।
ऑनरी हाउस जॉब क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जब बात आप एक जगह पे ऑनरी हाउस जॉब करते हैं तो वहाँ उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाती, और जहाँ पेड हाउस जॉब देखें तो हाउस जॉब इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ग्रेजुएट डिग्री. It is the first time that you are actually actively involved in direct patient care under supervision. So जब आप 10 लोग हैं जो एक जगह हाउस जॉब कर रहे हैं, वहां अगर आपके पास 20 दूसरे ऑनरी आ जाते हैं, तो that has that much impact on your learning experiences. So आपकी learning opportunities कम हो जाती हैं, और वो जो ऑनरी हाउस जॉब वाले लोग हैं वो आपका उस एक्सपीरियंस को डिवाइड कर लेते हैं. मे बी आप उम्र के इस हिस्से में यंग होते हैं, हमें होता है कि अच्छा चलो काम कम मिल गया, बांटा गया, बट माइंड यू दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू लर्न what you learn now. Are never going to learn this in the rest of your life. ये हाउस जॉब वो टाइम होता है कि जहाँ पे कि आपका रजिस्ट्रार आपकी गलती पकड़ के आपको डांट भी सकता है. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कोई मना भी नहीं कर सकता. So this is the time to learn. So that's why we said कि हाउस जॉब सिर्फ पेड होगी, और वो उतनी सीट्स होंगी जितनी के सीट्स उसकी एलोकेटेड होंगी, उतने ही डॉक्टर्स वहाँ काम करेंगे. So that is the something that we are introducing now, that there is going to be no honorary house job. जितनी सीट्स हैं उतने हाउस ऑफिसर्स होंगे, उतने ही इंटर्न्स होंगे, और आपके अपने इदारे में आपको पेड हाउस जॉब, आपका कॉलेज में उस एफिलिएटेड हॉस्पिटल में पेड हाउस जॉब आपका राइट है. ठीक है सर, थैंक I यू hope सो that मच. answers the questions. जी. जी एडमिन मैंने आपको नोट कर लिया है. आई थिंक द चैट इज ओपन, एवरीबडी कैन डायरेक्टली मैसेज मी. तो आप फिर से कोशिश करें. मैं एक दो सवाल आपसे पहले भी लोगों ने पूछे थे, वो जरा मैं क्लियर कर लूं पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. अली हसन साहब पूछ रहे हैं, इज पीएमसी एक्सेप्टिंग 5 ईयर एमबीबीएस डिग्री और 6 ईयर? तो देर आस्किंग कि अगर फॉर कोई बाहर से आता है डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम करके, कोई एमडी करके, कोई एमबीबीएस करके, तो उसका हमारा क्या, उसके ऊपर हमारी क्या राय है? जी, एक्चुअली कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे के 6 इयर्स प्रोग्राम्स हैं, और 6 इयर्स के अंदर जो फाइनल ईयर जो है जिसको कहा जाता है, वो या 1 साल का वो इंटर्नशिप उसके अंदर एम्बेडेड होती है, कि डिग्री प्रोग्राम और उसके बाद 1 साल एम्बेडेड होती है. सो उस किस्म के डिग्री प्रोग्राम जहाँ पे कि इंटर्नशिप उसका पार्ट है, वो जब यहाँ आएगा तो उसको हाउस जॉब से एग्जेम्पशन मिल जाएगी. ठीक है सर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ने क्लैरिफाई कर दिया है हाउस जॉब का. हाउस जॉब अश्योरेंस आफ्टर पासिंग एनएलई, अगेन ऑल हाउस जॉब्स हैव टू बी पेड, जैसे सर ने कहा था बाय लॉ. तो उस पे थोड़ा सा हमने ऑलरेडी क्लैरिटी ले ली है. इसके अलावा सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा, लेट मी, एडमिन आप मैसेज कर लें फिर से मुझे. सर एक क्वेश्चन आया, इफ अ स्टूडेंट graduates from a foreign institute in list A of PMC, is he going to give the NLE before or after doing the house job? This is from Amir Nawaz. जी, डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस कब चाहिए. अगर आपको लाइसेंस के लिए आप जैसे ही आप पास करते हैं, इफ यू वांट टू गेट योर लाइसेंस स्ट्रेट अवे, देन यू हैव टू पास योर गेट योर एनएलई नाउ. ठीक है. हाँ. और मूविंग हम फॉर क्योंकि दूसरी उसकी मैं ये एक्सटेंशन ये भी बता दूं कि जो फॉरेन ग्रेजुएट इस वक्त दे रहा है, सो ऑन दिस ड्यूरिंग इट्स एग्जाम दे विल देन बी हैव द चांस टू गेट देयर क्लिनिकल्स एज वेल. अगर वो पोस्टपोन करके अगली दफ़ा दे देता है, तो अगली दफ़ा तो आपके क्लिनिकल्स जो हैं वो उसके साथ शायद मिलियन ना साथ अटैच ना हो, फिर आपको फिर से वेट करना पड़े. सो आई वुड रेकमेंड कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो ये वाला एनएलई दें, और इसमें सो दे शुड बी टेकिंग चांसेस विद. ठीक हो गया. काफी लोग सवाल सर, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट टू रीइटरेट, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू गेट दिस डन एज क्विकली एज पॉसिबल. बैच ऑफ 2021 लोग पूछ रहे हैं, जो लोग 2021 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, will they have to give both steps of the NLE? I believe this is local students asking for. if it's local graduates who are जो अभी कर चुके हैं, ये जो नेक्स्ट कर रहे हैं, जो 2021 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, आई मीन जो वो 2021 तो वो है ना जो कर चुके हैं, जी जो अभी कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्लास तो अब नेक्स्ट 2022 में करेगी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. सो वो जो कर चुके हैं उनका तो अभी जो एग्जाम होगा वो थ्योरी होगा.
ठीक है, which is going to be the step 1 exam. ठीक है, step 1 for this year. thank you, sir. Yes. ठीक है. Is NLE compulsory for house job for FMGs? ये भी एक काफी ज्यादा लोग सवाल आई थिंक पूछ ये रहे हैं. देखें, ये डिपेंड करता है आप कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि अगर लाइसेंसिंग पाथवेज पढ़ें तो इफ यू कमिंग फ्रॉम अ लिस्ट ए यूनिवर्सिटी देन यू get your provisional license to complete the house job, finish the house job, and while finishing your house job you can appear for your NLE. अगर आप लिस्ट बी से आए हैं तो फिर इन दैट केस आपको चाहे बाहर से आपको उस पाथवे के मुताबिक आप हाउस जॉब कंप्लीट करके आए हैं तो फिर आपको पहले आते ही एनएलई करना पड़ेगा. बट एक्चुअली बॉटम लाइन इज दैट हाउस जॉब जो है वो कंप्लीट करने से पहले आपको एनएलई पास करना होगा. ठीक है सर. The next question, okay, just sifting through the ones we've already answered. Okay. सर सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के ऊपर सवाल आ रहा है कि इस मतलब इज दिस कंटिंजेंट ऑन द एनएलई इन एनी वे, और हाउस जॉब के ऊपर इसके ऊपर कोई इज देयर अ स्टिपुलेशन देखिए टू गेटिंग दैट? वो सो यूजुअली ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि बाज बाज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, प्रोविजनल लाइसेंस लेते हैं, हाउस जॉब शुरू करते हैं और हाउस जॉब के दौरान स्टेप्स करके चले जाते हैं. they haven't done their completed their NLE और वो स्टेप्स करके यूएस चले जाते हैं, तो उनको उस वक्त सीजीएस चाहिए होता है कि जी दिस पर्सन इज इन गुड स्टैंडिंग. सो वो हमारा अभी तक तो हम दे देते हैं बिकॉज दे आर इन गुड स्टैंडिंग एज बेस्ड ऑन देयर प्रोविजनल लाइसेंस. और लाइसेंसिंग एग्जाम क्योंकि वो वहां का दे के वहां कर रहे हैं, सो वी हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज वो यहाँ हमारे पास फुल लाइसेंस के लिए वापस नहीं आ रहे. सो आई होप दैट क्लैरिफाइज दिस. बिकॉज बट इफ सो हमें एनएलई हमें चाहिए यहाँ फुल लाइसेंस के लिए. अगर आप इफ यू आर नॉट गेटिंग योर फुल लाइसेंस फ्रॉम हियर एंड यू आर गोइंग लीविंग फॉर एनी कंट्री वेयर यू हैव गॉट अ लाइसेंस एग्जाम डन, तो फिर आप अपना दें. ठीक है सर. We just have a time for a few more questions. I'm trying to find admin's question, वो काफी देर से पूछ रहे थे. तो सर BDS, NLE फॉर BDS वो सवाल आ रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जी. we'll announce that shortly because उसके ऊपर already वो they are making those recommendations जो कि अभी आ जाएंगी, तो then we'll announce that soon. क्योंकि वहाँ नंबर कम होता है इसलिए थोड़ा सा उसको हम किया because that holding that exam would be relatively less of a logistic issue. तो इसलिए हम अभी हमें उधर से जैसे ही डेंटिस्ट्री के तरफ से हमें मिल जाएगा सिलेबस, तो हम एनएलई का के साथ स्केड्यूल भी दे देंगे. ठीक है सर. अच्छा, एडमिन आपका सवाल है, माय क्वेश्चन इज अबाउट बेसिक मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन. I haven't give PMC yet. Is it possible my degree will be accepted in Pakistan? Human medicine from which country? बेसिक मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन, ये थोड़ी सी अगर आप अपना क्लैरिफाई कर देंगी क्वेश्चन तो आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल. इतनी देर में I'll go to anybody else who's left. Cannot read that. अच्छा, sorry sir, just give me a moment. I think we are almost done with all of the questions. जो बर्निंग क्वेश्चंस थे वो तो मैंने शुरू में पूछ लिए थे. स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी काफी हद तक हमने कर लिए हैं. Will PMC accept postgraduate degree from China? ये एक सवाल. चाइना की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को इस वक्त हम क्वालिफिकेशंस को एज एडिशनल क्वालिफिकेशंस जैसे सबका किया है कर रहे हैं. जो स्पेशलिस्ट रजिस्टर के लिए जो डिग्रीज हैं, वी आर ट्राइंग टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन. एज सून एज वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देन वी विल then kind of look at it from that pathway 3 point of view. ठीक है सर. हेलो.
I think that's all the time we have today. काफी healthy घंटे का session हो गया आज. Thank you everybody for joining. और इंशाल्लाह अभी एक और भी होगा. There is going to be another one on Monday. I'd like to thank Dr. Arshad Taki for taking time out of his busy schedule for enlightening us और हमारी queries का उन्होंने जवाब दिया. Thank you all for coming as well. And इस तरह से we are going to keep engaging with all of our stakeholders. You know, आपके questions they're very valuable to us और हम we do listen. आप जो भी inbox करते हैं social media पे जो आप पूछते हैं तो we do pay attention and we try to address as many of your queries as we can. तो हम इस तरह से आगे भी करते रहेंगे, cooperate करते रहेंगे, and we are obviously going to be making more announcements along the way as well. तो thank you everybody for joining us, sir. Thank you so much. आपने time निकाला. थोड़ा let me clarify, जो administrator हैं उन्हें कह दीजिएगा कि he can send his question as an email and we'll answer that if because that's we can't really get the question. तो हम he can email it to me and we can send him the answer. आप बिल्कुल email कर सकते हैं. बिल्कुल. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you everybody for participating. We'll have another session and we'll keep on having those sessions. We are available to answer all the questions and good luck to all of you. We have lots of hopes in you as the future of medicine in the country. Great. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.